नमस्कार। एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा और हमारे साथ आज एस्ट्रो लिस्टिंग के इस नए एपिसोड में डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं। उत्तरा शर्मा जी भारत की सुविख्यात बहुत नामी केपी एस्ट्रोलॉजर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। वो पिछले 35 सालों से भी अधिक का उनका अनुभव है पढ़ाने का, एस्ट्रोलॉजी और पढ़ने का। नमस्ते दीदी, आप कैसी हैं? नमस्ते, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आजकल के कलयुग की, समझ लीजिए आप, एक सबसे बड़ी विराट समस्या बन गई है, शादी। क्योंकि आजकल के जमाने में शादियां बहुत लेट हो रही हैं। तो उसमें क्या है, लड़के लड़कियां भी काफी सारे परेशान रहते हैं जिनकी शादियां लेट हो रही होती हैं, और उसके ज्यादा परेशान उनके पेरेंट्स हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी, हमारे बेटे की शादी होगी कब, बेटी की शादी कब होगी। तो और वो लोग भी आजकल बहुत डिले करते हैं, नए लड़के लड़कियां। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे दीदी से। तो दीदी, सबसे पहले तो ये बताइए आप कि केपी एस्ट्रोलॉजी से ये प्रॉमिस कैसे पता चल सकता है कि शादी किसी की होगी कि नहीं होगी? ये प्रॉमिस के बारे में पहले बताइए आप। ये तो बात है ना, केपी की यही खासियत है। वैदिक में और केपी में यही खास अंतर है जो हमें थोड़ा सा केपी की तरफ आकर्षित करता है। इसमें इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि एक एक नक्षत्र के 9 भाग कर दिए हैं, 9 डिविजन्स, और इस तरह कुल मिला के 249 डिवीजन उन्होंने कर दिए। जब हम एक अच्छी कुंडली बनाते हैं, कंप्लीट कुंडली, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी की कुंडली भी थोड़ी डिटेल में ही बनती है, उसमें राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप स्वामी, मतलब साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, हर भाव का आता है, और लग्न का भी आता है, उसी प्रकार सप्तम भाव का भी आता है। तो जब हम प्रॉमिस देखते हैं, कृष्णमूर्ति जी ने हर चीज के प्रॉमिस के लिए हमें मतलब बताया है कि इस तरह से आप सबसे पहले ये देख लो होगा भी कि नहीं होगा, हाँ या ना में आंसर पहले आता है। तो जहां तक शादी का सवाल है, विवाह का सवाल है, हम लोग कुंडली बना लेते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से। हमारे पास आजकल तो सब जगह सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें बन जाती हैं। उनके सिग्निफिकेटर्स चार्ट निकाल लेते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है किन किन भावों का कर्ता धरता है या उनके फल देने वाला है। तो उसमें हम 7th हाउस का सबलॉर्ड देखते हैं सबसे पहले। 7th हाउस का जो सबलॉर्ड जो भी ग्रह होता है जी, फिर हम उसको ले लेते हैं और हम देखते हैं कि वो ग्रह किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है कुंडली में। क्योंकि हमने सिग्निफिकेटर चार्ट भी तैयार कर लिया है, एस्ट्रोलॉजिकली हमारे पास इसमें हो जाता है। और उसके बाद हम जो है देखते हैं कि हमारे जो शादी के जो खास भाव हैं, 7th हाउस तो इम्पोर्टेंट है ही सही, सबसे पहला भाव है, क्योंकि शादी के लिए 7th हाउस देखते हैं। लेकिन उसके साथ उसके सबऑर्डिनेट हाउसेस भी होते हैं जो विवाह में मदद करते हैं। उसमें आता है 2nd हाउस, कुटुंब स्थान, परिवार वाले कोशिश करते हैं या परिवार में किसी सदस्य का आगमन होता है, चाहे वो पीहर हो, चाहे ससुराल हो, चाहे लड़की इधर आए, चाहे लड़का उधर दामाद बने। और एक मनोकामना पूर्ति का हमारा भाव होता है 11th हाउस। तो 11th हाउस भी हम उसमें देख लेते हैं। तो हमारा जो सबलॉर्ड है 7th हाउस का सबलॉर्ड किसी भी तरह से 2nd हाउस या 7th हाउस या 11th हाउस, इन तीनों में से कम किसी का भी सिग्निफिकेटर जरूर होना चाहिए। इसका मतलब हो जाता है प्रॉमिस कि हाँ शादी तो पक्की है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी सभी भावों का भी सिग्निफिकेटर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। कभी कभी कोई ग्रह ऐसा होता है कि 7th हाउस के साथ साथ 6th हाउस का भी सिग्निफिकेटर वो हो जाता है, तो उस समय शादी फिक्स होने में, या 12th हाउस का भी हो जाता है, तो शादी फिक्स होने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बातचीत होती है फिर टूट जाती है, बातचीत होती है फिर टूट जाती है। इस तरह से जो है हम प्रॉमिस किसी भी कुंडली का जिसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट है, उसका हम पता लगा सकते हैं कि इसकी शादी प्रॉमिस्ड है कि नहीं। और अगर वो ही ग्रह 6th या 12th से जुड़ता है, 6 या 12 और 2, 7, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं होता किसी भी भाव का, और उसके विपरीत 6ठे या 12वें भाव का हो जाता है, 4थे या 10वें भाव का भी हो जाता है, तो वो शादी के प्रॉमिस नहीं देता है। आप समझ लीजिए कि
शादी नहीं होने वाली है। बस पर एक थोड़ी सी आशा की किरण ये आती है कि व्यक्ति की दशा जो चल रही होती है, अगर वो फेवरेबल है, वो 2 7 और 2 7 और 11 से जुड़ रही है, तो हमें शादी की आशा करनी चाहिए कि सबलॉर्ड प्रॉमिस नहीं कर रहा है। फिर भी कभी कभी कुछ केसों में हमने ऐसा देखा है कि सबलॉर्ड प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन उसकी दशा चल रही है फेवरेबल, तो हम उसमें ये मान के चलते हैं कि या तो उसके टाइम में थोड़ी सी आगे पीछे का फर्क आया है, इसलिए उसका सबलॉर्ड भी चेंज हो गया होगा, इसलिए प्रॉमिस नहीं आ रहा। बाकी अगर दशा फेवरेबल चलती है तो उसकी शादी भी पक्की हो जाती है, जो 2 7 और 11 भाव से जुड़ी हुई है। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि मान लीजिए अगर सबलॉर्ड 2 7 11 से जुड़ा नहीं है, दशा भी नहीं चल रही फेवरेबल, तो क्या केवल ट्रांजिट अगर अच्छा चल रहा है, ट्रांजिट से भी हो सकता है क्या शादी अगर नहीं फेवरेबल? सर, नहीं, ट्रांजिट केवल ट्रांजिट नहीं बता पाएगा। हम्म। हमें सबसे पहले प्रॉमिस देखना पड़ेगा, उसके बाद शादी कब होगी, क्योंकि हमने प्रॉमिस देख लिया, शादी कब होगी ये हमें देखना है। अगला प्रश्न यही आता है। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर होएगी शादी तो कब होएगी? हाँ, तो इसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, और हमारे करेक्ट रीजन तो यह है कि 2 7 और 11 इन तीनों भावों के सिग्निफिकेटर्स निकाल के हम अलग लिख लें हमारे पास, और उसमें से हम देख लें कि किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी अंतरदशा में, और किसकी प्रत्यंतर में हमारी शादी के दूसरे 7वें और 11वें भाव जुड़ रहे हैं। बस उसी में आप समझ लीजिए कि शादी पक्की हो जाएगी। इसके साथ साथ हम और आगे अभी गहराई में नहीं जाना चाहते, और 100% करने के लिए सबलॉर्ड भी चेक कर लेते हैं कि ग्रह खुद किस सब में है। अगर वो हमारे 11th हाउस के फेवरेबल सब में होता है या 2nd हाउस के फेवरेबल सब में होता है, तो समझ लीजिए कि 100% श्योर है। कभी कभी वो 6th हाउस या 12th हाउस के सब में चला जाता है, तो वो शादी पूरी पक्की हो कि कहीं पर ना कहीं कोई थोड़ी सी रुकावट भी डाल देता है। तो उसी समय में शादी होगी जब उनके तीनों भाव ऑपरेट होंगे। और आप एक चीज का और ध्यान रखिए, जो आपने अभी गोचर का कहा, गोचर के लिए भी हम अगर उस समय का गोचर देखें तो आप शादी के लिए गुरु का हम विशेष रूप से गोचर देखते हैं। गुरु का गोचर देखते हैं, तो वो उस कुंडली में हम लग्न कुंडली हम उसको देखेंगे, चंद्रमा से नहीं देखेंगे उसका गोचर। लग्न कुंडली से, चाहे वो 3रे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 11वें भाव में हो, चाहे लग्न पे, कहीं ना कहीं से वो दृष्टि डाल रहा होगा 7th हाउस पर, या किसी ऐसे नक्षत्र में चल रहा होगा जो 2 या 7 या 11 से जुड़ा हुआ होगा। अपने आप ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम गोचर को पहले हम दशांतर दशा से फाइनल कर लेंगे, और फिर गोचर को सहायता के लिए, पक्का कंफर्म करने के लिए हम गोचर को देख लेंगे, और उससे हम पक्का पूरी तरह से बता सकते हैं कि तुम्हारी शादी इस समय, इस साल में, इस पीरियड में हो जाएगी। ये हम उसको पक्का बता सकते हैं। हमने गोचर के ऊपर भी काम किया हुआ है कि गोचर किस किस ग्रह का गोचर किस किस में ज्यादा देखना चाहिए। अभी उस विषय को हम फिर कभी लेंगे, लेकिन शादी के लिए और संतान के लिए गुरु का गोचर देखना अत्यंत आवश्यक है। जी, और ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता कि प्रॉमिस केवल गोचर से आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करेक्ट? प्रॉमिस ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर गोचर प्रॉमिस कर रहा है, इसका मतलब उसकी दशा भी प्रॉमिस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों प्रॉमिस करेंगे तभी शादी हो जाएगी। बहुत अच्छा दीदी। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, लोगों का भी होता है और उनके माँ बाप का भी होता है कि हमारे बेटे बेटी की शादी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, तो उसको केपी एस्ट्रोलॉजी से आप कैसे एनालाइज करती हैं? तो प्राचीन समय तो निकल गया, प्राचीन काल में लव मैरिजेस बहुत ही कम होती थी। धीरे 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 हमारा जो समय बदला है, इसमें अब लव मैरिजेस की बाढ़ आ गई है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, देश काल परिस्थिति, लड़कियों का खूब एजुकेटेड होना, फिर लड़के लड़कियों का साथ साथ पढ़ना, और फिर हर पेरेंट्स की ये इच्छा रहती है कि भाई मेरा बेटा ही कैरियर ना बनाए, लड़की भी अपना कैरियर बनाए, पढ़े लिखे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आधी मतलब एज बढ़ गई है, 18 साल तो अपनी मिनिमम एज कर ही दी है गवर्नमेंट ने,
लेकिन कम से कम 25 साल की उम्र तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। तो लड़कियां 25 साल तक तो सोचती भी नहीं है और उसके बाद वो खुद मेच्योर हो जाती हैं। फिर साथ साथ हम लोग लड़के और लड़की पढ़ते हैं तो चूंकि स्वाभाविक है आकर्षण स्त्री और पुरुष का, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना भी स्वाभाविक है। तो अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में मतलब पंचम भाव ऑपरेट होता है, फिफ्थ हाउस से हम लव अफेयर्स वगैरह देखते हैं, प्रेम संबंध इनको अट्रैक्शन कहते हैं। तो शादी के जो हमारे भाव हमने आपको बताए, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस, इसके साथ साथ अगर वो ग्रह फिफ्थ हाउस का भी सिग्निफिकेटर बनता है तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एक चीज और होती है, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड कभी कभी या लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाता है, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड या सब लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आ जाता है, तब भी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने और भी देखा कि लग्न या सप्तम में अगर चंद्रमा हो, मन का कारक, तो भी प्रेम विवाह के कि जब तक मुझे पसंद नहीं आएगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और चंद्रमा और शुक्र, इनका संबंध लग्न सप्तम में हो या पंचम एकादश में हो, वो भी लव मैरिज का कारण बनता है। और आजकल तो बहुत ही ज्यादा। इसके अतिरिक्त राहु और केतु, ये भी लग्न सप्तम में हो या पंचम एकादश में हो, कभी कभी हमने देखा है सेकेंड हाउस और 8th हाउस में भी होते हैं राहु केतु, तो ये अंतरजातीय विवाह, अंतर प्रांतीय विवाह, यहाँ तक कि अंतर प्रदेशीय या अंतरराष्ट्रीय विवाह भी करवाने में सक्षम होते हैं। तो ये चीज हमें कुंडली से पता लग जाती है। और आजकल वर्तमान समय में तो 90% जो शादियां हो रही हैं वो लड़का लड़की पहले आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ साथ घूमते हैं, रहते हैं। और कम से कम विदेशों में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, भारतवर्ष में भी मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा प्रचलन है। छोटे छोटे शहरों में भी जहाँ पढ़ते हैं वहां इस तरह से आजकल बुरा भी नहीं मानते हैं, बल्कि पेरेंट्स पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे कोई पसंद है तो हमें बताओ, हम उसके अनुसार देखें। और फिर कुंडलियां भी मिलवाते हैं कुंडली मिला दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है बढ़िया। ना, बहुत ये चीज अच्छा। तो पता जाता है कि मैरिज होगी। जी। और दीदी एक हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों की ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ डिटेल्स नहीं होते हैं जिनके पास, उनके लिए क्या सोल्यूशन है केपी एस्ट्रोलॉजी में? ये तो सबसे आसान है, ज्यादा कोई बात नहीं, कुंडली नहीं है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए प्रश्न कुंडली, होरारे एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत अच्छा, कृष्णमूर्ति जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको डेवलप कर दिया है। और वो सीधा अपना प्रश्न बताए जो ज्योतिषी को, और एक नंबर दे सच्चे मन से, मतलब, और उसका आंसर होरारे एस्ट्रोलॉजी से उसको मिल जाएगा कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, पक्का आंसर मिल जाएगा उसमें। और प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी ये भी उससे पता चल जाता है। वो प्रश्न क्या पूछ रहा है उसका एग्जैक्ट उत्तर वैसा ही मतलब आ जाता है। हम आजकल कर भी रहे हैं इसका होरारी एस्ट्रोलॉजी का, उसमें वाकई हम खुद, मैं भी, क्योंकि स्टूडेंट्स लेके आते हैं प्रश्न, उनके उत्तर जो देख के हम खुद भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो उसे बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है कि विवाह होगा या नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हो ही, बस ये है कि जन्म कुंडली से आपके जीवन का सारा पूरा पता चल जाता है। प्रश्न कुंडली से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको मिल पाता है, जो प्रश्न आपने पूछा है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। और ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, आजकल के जमाने में बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो बहुत तो आजकल ये जो फॉरेन से जो मेरे पास आती हैं क्वेरीज, वो लोग तो बहुत सारे लोग शादी करना ही नहीं चाहते, बहुत डरते हैं। स्पेशली मेल लड़के तो बहुत ही घबराते हैं कि हम अपनी वाइफ को, वो हमसे खुश रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, बड़े थोड़े से विचलित दिखाई देते हैं शादी के मामले में, थोड़ा सा घबराहट मैंने देखा। सही मुझे बात, एकदम सही बात। अच्छा भी नहीं लगा ये चीज, क्योंकि इससे परिवार की संस्था जो है वो टूटने की तरफ जा रही है। अच्छा नहीं है ये आगे वाली जनरेशन के लिए। बिल्कुल सही बात, अच्छी अच्छी बात तो नहीं है ये। तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे दर्शकों में से किसी को भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो शादी के विषय में, तो आप उत्तरा दीदी से संपर्क करें, और उनका astrologisting.com जो नीचे एड्रेस दिया है, उनका फोन नंबर दिया है दीदी का, उनसे आप संपर्क करें और आपको जरूर आपके प्रश्न का समाधान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ज्ञान जी। थैंक यू।